हेलो दोस्तों, मेरा नाम आजाद है और आप देख रहे हैं इंडियन देसी क्राइम। आज की कहानी कानपुर की है। कहानी शुरू करो उससे पहले एक बात सुनाता हूँ। एक 13 साल की लड़की है जिसे उसके मामा ने मेला घुमाने के बहाने उसको लेके गया और उसको बेच दिया। और घर में आके उसके माँ से बोल दिया कि मेला में उसकी लड़की खो गई है। माँ बहुत गरीब थी तो रिपोर्ट लिखाई। पुलिस अपने हिसाब से खोजबीन की मगर कुछ भी नहीं मिला और लड़की लापता हो गई। और माँ उसकी याद में बिलखती रही। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है। ये कहानी के बारे में जो बताया हूँ इसका जिक्र आगे आएगा, इसलिए शुरू में थोड़ा सा बता दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो बाद में। तो वैसे कहानी आज की है कानपुर की। कानपुर में एक हामिद उस्मान नाम के व्यक्ति रहते थे जिनकी उम्र लगभग 48 साल थी। और उनके एक अच्छे दोस्त थे असलम अनवर। उनकी भी उम्र लगभग 48 से 50 के बीच में थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों सोशल वर्कर थे। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी चलती थी। सुबह शाम तो साथ में ही नमाज पढ़ने जाते थे। पड़ोस में ही घर था, जिसकी वजह से जब भी वो निकलते तो एक दूसरे को बुलाते। जो भी पहले निकलता या आता जाते बातें करते, बहुत अच्छे गहरे मित्र थे। एक दिन सुबह सुबह असलम मियाँ अपने घर से निकले और हामिद उस्मान के घर के सामने पहुंचे और बोले, हामिद उस्मान चलो चलते हैं नमाज पढ़ने, सुबह फजर की। बहुत आवाज देने के बाद अंदर से किसी की आवाज नहीं आई और दरवाजा खुला हुआ था। सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे का वक्त था। तो असलम मियाँ फैसला करते हैं कि चलो अंदर चल के देखते हैं आखिर हुआ क्या है मामला। दरवाजा खुला है, लाइट जल रही है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है। अंदर जाके देखते हैं तो जैसे गेट पे पहुंचे और अंदर हॉल में देखे सामने, तो हामिद मियाँ की एकदम लाश पड़ी हुई थी। गला कटा हुआ था और खून चारों तरफ फैला हुआ था। जैसे ही असलम मियाँ ने देखा उनका ये हाल, उनकी फटके हाथ में आ गई और वहां से भाग गए। भागकर अपने घर गए और लोगों को बताया और पुलिस स्टेशन में फोन किया। उनके फोन करने पर पुलिस तुरंत आती है और घटना स्थल की जांच करने लगती है। हम्म, पुलिस को घटना स्थल पर जब जांच कर रही थी तब हामिद की लाश मिलती है और अंदर उसकी बीवी की और एक अनजान लड़की की। और अलमारी और सारे गहने बिखरे पड़े हुए थे, मतलब गहने सब चोरी हो गए थे, पैसे सब चोरी थे, अलमारी तिजोरी सब खुला पूरा हुआ था, टूटा फूटा। देख के ऐसा लग रहा था जैसे चोरी हुई है। पर चोरी हुई है पर एक अनजान लड़की की लाश पुलिस को उलझन में डाल देती है कि आखिर हामिद और उसकी बीवी का तो ठीक है, उस घर में थे, चोरी करने आए, चोर ने उनको मार दिया, पर ये लड़की कौन है। अब पुलिस के सामने अजीब सी उलझन आ जाती है कि पति पत्नी मारे हैं ठीक है एक घर में, पर एक अनजान लड़की का होना थोड़ा अजीब लग रहा था। अब लड़की के सामने पुलिस के सामने दो गुत्थियां थी। या तो लड़की चोर में से थी जो कि पैसों के लेकर झगड़ा हुआ होगा और चोरों ने उसे मार दिया, या फिर हामिद मियाँ लड़की को बुलाए हों। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर में उनकी बीवी थी और बीवी के रहते ऐसा कोई नहीं करता। तो बुलाने वाला मामला खारिज हो जाता है। अब पुलिस का शक जाता है कि हो सकता है लड़की चोरों में से हो। और
पुलिस तहकीकात करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और हामिद की बेटी को पूछताछ के लिए बुलाती है कि मामला क्या है। पुलिस हामिद की बेटी से पूछती है कि क्या हामिद मियाँ की किसी से कोई दुश्मनी उस्मनी थी क्या, या फिर जो लड़की मिली है उसके साथ कोई अफेयर चल रहा था। इस पर हामिद की जो बेटी थी वो सीधे सीधे मना कर देती है कि उनका कोई मतलब जानने वाला या कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जिसे मैं बता सकूं, या फिर ये लड़की को हम पहली बार देख रहे हैं, हम इस लड़की के बारे में नहीं जानते हैं। आसपास पूछताछ करने पर भी यही पता चलता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे और सोशल वर्कर थे, वो हर किसी की मदद करते थे और ऐसी लड़की से कभी कोई देखा नहीं था। वो पहली बार उसको देखा गया उनके घर में। पुलिस घर के बाहर इधर-उधर देखती है, कहीं शायद सीसीटीवी कैमरा लगा हो, जिससे कोई चोरों का सुराग मिल जाए या कत्ल करने वाले का। तो जो हामिद मियाँ थे, उनके घर के सामने वाले घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पर जिस घर में कैमरा लगा हुआ था, वो आदमी परवे जिसके घर में कैमरा लगा हुआ था, उस आदमी का नाम था परवेज। और परवेज अपने किसी रिश्तेदार के इधर लखनऊ में शादी के लिए गया हुआ था और वो लगभग 1 या 2 दिन बाद लौटने वाला था। और लड़की से पूछताछ करने में एक बात और पता चलती है कि उनके घर में एक ग्रामोफोन था, और जो पुराना वाला होता है ना गाना सुनने वाला ग्रामोफोन, पुराने जमाने वाला, वो एंटीक पीस था, जो कि शायद महंगा भी था, वो भी गायब है। और पैसे और कुछ जेवर सोने चांदी के गायब हैं। पुलिस उनका पूरा मामला सुनती है और रिपोर्ट में ऐड कर लेती है उनका बयान। पुलिस पूरे शहर में जितने भी सोना या जेवर खरीदने वाले व्यापारी थे, सुनार, सबको इन्फॉर्म करती है अगर इस टाइम पे कोई ऐसा ऐसा का अगर कोई आए, दी हुई जानकारी लड़की की के जानकारी के अनुसार ऐसा कोई जेवर बेचने आए तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, या फिर कोई एंटिक पीस बेचने आए जैसे ग्रामोफोन तो हमें बताएं। पुलिस पूरे शहर में ये बात फैला देती है जितने भी खरीदने या बेचने वाले लोग होते हैं। ये सब मामला करते करते 2 दिन बीत चुके थे। अभी तक लड़की की कोई पहचान नहीं हुई थी कि वो लड़की आखिर है कौन, जो उनके बाथरूम में मिली थी। और उसमें एक बात और थी, लड़की के कपड़े पूरे खुले हुए थे, मतलब कपड़े पहने हुए थे मगर सब ढीले थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके मरने के बाद किसी ने पहनाया हो। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि लड़की की कोई पहचान मिल जाए ताकि आगे केस बढ़े, क्योंकि लड़की के पास ना कोई पहचान मिलता है ना कोई फोन मिलता है। एकदम लड़की और उसके पूरे कपड़े खुले अजीब से थे। पुलिस सारे खबरियों को काम पर लगा देती है और लड़की का पता लगाने के लिए कि कुछ तो पता चले। इसी बीच 2 दिन बाद परवेज घर आ जाता है और आते ही पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगती है कि कोई जानकारी मिले शायद चोर की या कत्ल करने वाले की, क्योंकि पुलिस के सामने अभी कोई कंफर्म नहीं था कि मारने वाला सिर्फ मारने आया था या चोरी करने वाले ने मार दिया। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो जिस रात हामिद मियाँ का मर्डर हुआ था उसी रात एक आदमी घर के बाहर एक कोने में बैठ के, हामिद मियाँ के घर के बगल में एक कोना था, उसमें बैठ के गांजा पी रहा था। और
गांजा पीने के बाद सीधे घर का दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है हामिद मियाँ के यहाँ, और करीब 1 घंटे बाद निकलता है, और उसके हाथ में ग्रामोफोन था। पर सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ उसके हाथ में ग्रामोफोन था और कुछ भी नहीं था। और सादे जो कपड़े पहने थे वैसे नॉर्मल, जिससे मतलब कहीं भी नहीं लग रहा था कि मतलब वो पैसा या जेवर चुरा के लेके जा रहा है, क्योंकि पैसे भी उसके घर से 5-6 लाख रुपए चोरी हुए थे, जो कि नॉर्मल से जेब में मालूम पड़ जाता है, और जेवर भी बहुत सारे थे। तो मतलब उसको देख के लग नहीं रहा था कि इसने जेवर चुराए हैं। खैर जो भी हो, पुलिस उसका फोटो निकलवाती है और हामिद की बेटी के पास जाती है और बोलती है, क्या आप इससे पहचानती हो? तो वो लड़की बोलती है, नहीं, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ, मैं इसे नहीं जानती हूँ। उसकी बात पुलिस जब सुनती है तो बोलती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पुलिस उसकी फोटो सारी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाती है और अपने खबरियों के जरिए पता लगाने को भेज देती है। कुछ दिनों बाद खबरियों से पता चलता है कि ये आदमी जो कैमरे में कैद हुआ है, उसका नाम आमेर है, और ये पीछे जो बड़ी मस्जिद रहती है थोड़ी दूर पर 1-1.5 किलोमीटर, वहां वो रहता है, और नशे का आदी है, गांजा पीता है और चोरी चकारी इसका काम है, और वो अपनी माँ के साथ रहता है वहीं। और खबरियों से एक बात और पता चलती है कि हामिद की एक बेटी और है, जो कि उनसे अलग रहती है, और वो भी अभी आज सुबह ही आई है, मतलब लगभग 15-20 दिन बीत चुके थे इस केस को हुए, और उस 15-20 दिन के बाद वो घर आती है। तो पुलिस आमिर के घर जाना रोक देती है, पहले पता करती है कि आखिर मामला क्या है, कि आखिर यहाँ से कौन है, जो उसकी दूसरी बेटी है, जो अभी इतने दिन बाद आई है, माँ बाप के मरने के बाद भी नहीं आई। जैसे पुलिस छोटी बेटी के पास पहुंचती है घर, पूछताछ करती है कि आप एक बात बताओ कि आपके माँ बाप मर गए, आप आई क्यों नहीं अपने माँ बाप के, क्या प्रॉब्लम है, कहीं आपने ही तो नहीं मरवा दिया? इस पर छोटी बेटी बोलती है कि मैंने लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से पापा नाराज थे और मुझे घर से निकाल दिया था, और बोला था कि तुम मेरे घर अब कभी नहीं आना, हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गई, और मैं अपने पति के साथ रहने लगी थी, और मेरा पति मेरे से शादी मेरे बाप की दौलत देखकर किया था, कि अगर मेरे अब्बू मेरे से शादी करेगा तो मेरे अब्बू की आधी दौलत मिल जाएगी, क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं है, दोनों बेटी में बटेगी। और मेरे अब्बू, जब मैं शादी कर ली उनके साथ, तो पूरी प्रॉपर्टी मेरी बड़ी बहन को दे दिए, और हमें घर से बेदखल कर दिया। इस पर उसका पति उसको बांध के रखता था और उसे बहुत टॉर्चर करता था और घर से नहीं निकलने देता था। किसी तरह छुड़ा के मैं आज भाग के आई हूँ अपने घर पे। तो पुलिस उससे कहती है, चलो ठीक है, हम इसकी भी छानबीन करेंगे, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दो, जिससे हम तुम्हारा केस आगे बढ़ाएं। उसकी छोटी बेटी साइमा पुलिस के कहने पर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है और अपने पति पर केस करती है। पुलिस उसकी भी छानबीन करती है, उसको बुलाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है, उसके पति को। ऐसे करते करते लगभग हामिद के केस को 1 महीना गुजर चुका था, और अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। तभी खबरियों से पता चलता है कि आमिर एक घर में छुप के रहता है, वो अलग से किराए से लेके मकान में रहता है, एक कमरे में। पुलिस को जैसे पता चलती है, आमिर को धर दबोचती है, और पुलिस
पकड़ते ही उसको पुलिस स्टेशन ले जाके अच्छी से खातिरदारी करती है। जब अच्छी से खातिरदारी हो जाती है तब आमिर कबूल तो करता है कि मैंने ड्रामोफोन चुराया है, ग्रामोफोन, पर मैंने मर्डर नहीं किया है। पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और फिर से अच्छे से कुटाई करती है। जब दूसरी बार अच्छे से कुटाई करती है तो सारा सच उगलने लगता है कि हाँ, मैं पहले घर गया, घर में मैंने देखा कि एक आदमी हॉल में मरा हुआ पड़ा है, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। मैं बोला जल्दी से चोरी करके भाग जाता हूँ। अब आ गया हूँ तो भाई अब निकलूंगा तो भी मैं पकड़ा जाऊंगा, नहीं निकलूंगा तो भी पकड़ा जाऊंगा। क्यों ना चोरी कर लूं, कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाए। पूरे घर में ढूंढता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, सारे सामान बिखरे पड़े थे। मेरे से पहले ही मर्डर करने वाला कुछ चुरा के लेके जा चुका था। अब जब मैं जैसे ही लौटने लगा मेरी नजर ग्रामोफोन पर पड़ी। मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि शायद इसको बेचूंगा, पुराना है, अच्छी कीमत मिलेगी। इसके चलते जैसे ही मैं लेके जा रहा था कि मैं देखता हूँ एक खूबसूरत लड़की वहीं पड़ी हुई थी। उसका भी गला कटा हुआ था। उसको देखा, मैं नशे में था, मेरा मन मचल गया और मैं उसके साथ रेप किया और फिर वापस से उसको कपड़े पहना के ड्रामोफोन उठा के लेके मैं भाग गया। अब उसकी जो बात थी, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, उससे मैच हो रही थी। इससे तो ये पता चल गया था कि इसने रेप किया है और चोरी किया है, पर मर्डर नहीं किया। पुलिस उसको हिरासत में लेती है और फिर केस को आगे बढ़ाती है। अब सब कुछ होने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा था जिससे ये पता चल सके कि हामिद मियां का कत्ल किया किसने है। तभी गौतम नगर से फोन आता है कि आपने जिस लड़की का फोटो भेजा था वो लड़की का पता चल चुका है। कुछ महीने पहले इस लड़की ने एक सेक्स रॉकेट का पता लगा वो पर्दाफाश किया था और हमने इसकी वजह से एक बड़े सेक्स रॉकेट का पर्दाफाश करके उसको गिरफ्तार किया था। वो अभी जिसको इसने पकड़वाया था वो जेल में है और वो लड़की को हमने एक एनजीओ में भेज दिया था क्योंकि उसका कोई था नहीं और वो इस वक्त एक एनजीओ में है। उसकी बात पुलिस सुनती है और एनजीओ पहुंच जाती है क्योंकि पुलिस को तो पहले ही पता चल चुका था कि वो मर चुकी है वो लड़की। अब पता ये लगाना था कि वो लड़की है कौन। पुलिस फिर गौतम नगर के पुलिस के बताने के अनुसार उस एनजीओ में पहुंचती है जहां गौतम नगर की पुलिस बताती है कि उस एनजीओ में हमने उसको भेजा था। जब पुलिस एनजीओ में पहुंचती है तो एनजीओ में काम करने वाली एक महिला से जब पता किया जाता है तब वो बताती है कि वो लड़की एक अनाथ है। उसको किसी ने बचपन में ही बेच दिया था और वो सेक्स रॉकेट के जाल में फंस चुकी थी और बचपन से ही वो ये सेक्स का काम करती है। और हामिद मियाँ यहाँ आते थे हमेशा डोनेशन देने के लिए। इसी बीच हमने उनको बताया कि ये लड़की का कोई नहीं है और ये बताती है कि यहाँ यहाँ उसके मम्मी रहती थी और वहां से उसको बेचा गया था। तो हामिद मियाँ हमेशा उसका पता लगाने की कोशिश करते थे और एक दिन पता चल गया कि उसकी मम्मी कहाँ रहती है, इसलिए हामिद जी उसको उसके मम्मी के पास पहुंचाने के लिए यहाँ से लेके गए थे और शाम को लेके गए थे और सुबह उसको उसके मम्मी के पास पहुंचाने वाले थे और उसकी मम्मी चित्रकूट में रहती है और रात में ये सब कुछ हो गया। और पुलिस उसका पता तो लगा लेती है लड़की कौन है, पर अभी भी पता नहीं चलता है कि कातिल है कौन। फिर पुलिस हताश और परेशान होकर कहती है कि चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि आखिर घटना स्थल पे कुछ ना कुछ तो सबूत मिलना चाहिए जिससे खूनी का पता चल सके। पुलिस फिर से हामिद के घर जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई कुछ सबूत मिल जाए जिससे पता चले कि आखिर कातिल है कौन। पुलिस फिर से अच्छे से तहकीकात करती है
और उस घर की अच्छे से छानबीन करती है। छानबीन में पुलिस जब दोबारा से छानबीन करती है तो घर के पीछे साइड बैक डोर साइड जाती है और देखती है कि आखिर शायद यहाँ से कातिल आया हो। अच्छी से छानबीन करने के बाद जो पीछे का बाउंड्री था उसमें ताला तो पुराना लगा हुआ था, पर जो घर के अंदर आने वाला जो पीछे का मेन डोर था उसका ताला एकदम नया था। पुलिस के मन में खटका कि आखिर ऐसा है क्यों। और जो ताला लगा हुआ था वो किचन जो होता है सेकंड फ्लोर पे वहां से उसको चढ़ने के लिए भी बहुत मुश्किल से कोई चढ़ेगा तो चढ़ पाएगा। पुलिस पीछे वाले दरवाजे बाउंड्री का दरवाजा खोलती है ताला तोड़ के और चेक करने जाती है तो उसको एक रॉड थी जिसमें जो कातिल आया था उसमें से वो पैर रख के या शायद किसी वजह से चढ़ा होगा तो उसको उसके शरीर में घुस गई थी जिसकी वजह से लगभग लगभग एक इंच या 1.5 इंच का घाव हो चुका था। और पुलिस को जब ये सुराग मिल जाता है तो पुलिस उस खून को लैब में भेजती है डीएनए टेस्ट के लिए। और पुलिस जिस रात घटना हुई थी उसी रात या उसके दूसरे दिन कोई मरीज ऐसा जो रॉड घुसने का इलाज करवाने आया हो ऐसा डॉक्टर से पता लगवाती है। सभी हॉस्पिटल में पता करने के बाद एक हॉस्पिटल में पता चलता है एक आदमी आया था जिसको रॉड घुसने की वजह से 1.5 इंच का घाव लगा था पीठ में और वो इलाज करवाया है फिर वापस नहीं आया और अपनी दवाई भी नहीं लेके गया जल्दी जल्दी में। तो पुलिस उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो पता चलता है कि जो कातिल था वो उसी के दुकान में काम करता था हामिद मियाँ के। और हामिद मियाँ उसको उसी दिन सबके सामने मारे थे कि काम बराबर नहीं करता और ऐसे काम चोरी करेगा तो नहीं चलेगा नहीं तो भगा दूंगा। उसको इस बात का बहुत बुरा लगता है। और हामिद का एक दुश्मन था जो कि वो भी होटल चलाता था हामिद से पहले से चला रहा था। जब से हामिद मियाँ ने होटल खोली तब से उसका धंधा बहुत मंदा हो गया था। सारे ग्राहक हामिद की इधर आने लगे थे इसकी वजह से हामिद से बहुत जलता था। और जब हामिद को उसे मारते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस लड़के को भड़का के इससे बदला लिया जाए। और उसे उस लड़के को भड़काता है उसका दुश्मन सामने होटल वाला नाजिर मियाँ और उसको मर्डर करने के लिए प्रेरित करता है और इसमें कामयाब भी हो जाता है। वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में था कि उसने मेरे को सड़क के सामने बेइज्जत किया मैं इससे बदला लूंगा और इसे मारूंगा। और उसको चाकू और पैसे दोनों चीज वही देता है जो होटल वाला उसका मुकाबलेदार था राशिद मियाँ का हामिद मियाँ का। और उसको भेजता है वो आता है पीछे के रास्ते से। और कुछ दिन पहले ही उस किचन में जो ताला था उसको लगवाया था और ताला उसी से मंगवाया था तो वो उसकी एक चाबी रख लेता है और उसी से ताला खोलता है पीछे के दरवाजे से अंदर आता है। वो बताता है पुलिस का गवाही देता है फिर पकड़े जाने के बाद कि मैं उस दरवाजे से अंदर गया पीछे के बाउंड्री कूद के एक फ्लोर ऊपर चढ़ के जालियों से फिर वहां से मैं चढ़ा और उसका दरवाजा खोला किचन का फिर वहां से अंदर गया। अंदर जाके हामिद हॉल में बैठा था मैं जाके पीछे से उसका गर्दन काट दिया। और फिर हामिद की बीवी कमरे में थी कमरे में गया उसकी बीवी का भी गला काटा और सारा सामान लूट रहा था। तभी बाथरूम में थी ये लड़की तो जैसे मैं निकल रहा था वैसे ये दिखाई दी तो मैंने इसका भी गला काटा और फिर वहां से मैं निकल के किचन का दरवाजा बंद करके ताला लगा के वापस भागा। जल्दी जल्दी में उतर रहा था तभी मैं गिर गया और एक रॉड में फंस गया जिसकी वजह से मेरे पीठ में रॉड घुस गया। और मैं डर के मारे जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल में गया और इलाज कराया और डर इतना ज्यादा लग रहा था कि मैं आधे इलाज करा के भाग के आ गया। ऐसे जाके हामिद के कातिल का पता चला। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, अभी नया-नया है, पर कोशिश करूँगा अच्छे से बोलने की। तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।